हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को एनसीईआरटी से हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 171 पे क्वेश्चन नंबर 1 से। इसके पहले बच्चों आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दे रखे हैं 10.1, 10.2 और उसके पहले 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो वो हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको बच्चों इसका पूरा प्लेलिस्ट चाहिए, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट चाहिए, इसमें एग्जांपल्स आपके और जो भी इंटेक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, सारे कवर होंगे। तो ये प्लेलिस्ट का लिंक बच्चों आपको पिन कमेंट में मिलेगा। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। नीचे देखिए सबसे ऊपर एक कमेंट आ रहा होगा, वहाँ रीड मोर पे क्लिक करिए, पूरा सिलेबस ओपन होके आएगा। ठीक है, और वहाँ पे बच्चों हर एक चैप्टर को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ा चुके हैं, हर एक चैप्टर को। ठीक है ना, और मैं तो यही बोलूँगा, वैसे तो ये वीडियो तब आ रहा है जब 2021 के बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो अभी तो इतना टाइम नहीं है, बट फिर भी अगर हो सके, ठीक है बच्चों, तो रात में जैसे भी टाइम निकाल के आप पहले चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। चैप्टर कहाँ मिलेगा सर? पिन कमेंट में ही चैप्टर पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना, चैप्टर में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे हुए हैं और यहाँ पे मैं एनसीईआरटी सॉल्व करा रहा हूँ। और एक चीज़ और बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को जरूर सॉल्व करें। कहाँ मिलेगा सर? पिन कमेंट में एग्जाम्पलर पहले ही करा चुका हूँ, आप पिन कमेंट चेक करिए, आपको आपका पूरा सिलेबस मिलेगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, किसी पर्टिकुलर चैप्टर का लिंक आपको चाहिए, एनसीईआरटी चाहिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चाहिए, नहीं मिल रहा है, तो आप 7503644171 इस नंबर पे बच्चों व्हाट्सएप करिए, तो लिंक यहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है ना, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन नए बच्चों के लिए थी। आइए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी इजी क्वेश्चन। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर whose रेडियस ऑफ कर्वेचर इज व्हाट 32 सेंटीमीटर। तब तो बहुत ईजी है, ठीक है, लेकिन फटाफट मैं आपको याद दिला देता हूँ। स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, कॉन्वेक्स मिरर आपका कैसा होता था, ये देखिए इस तरीके से, है ना। यहाँ पे देखिए ये बल्जिंग आउट जो आपका सरफेस है, मतलब बाहर निकला हुआ जो सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था। ठीक है ना, और ये देखिए ये ऐसे आपके ये प्रिंसिपल एक्सेस है, यहाँ पे आपका पोल है, पॉइंट पी से हमने पोल को दिखा दिया प्रिंसिपल एक्सेस पे। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आती हुई जो रेज होती थी वो डाइवर्ज होके कहाँ पे मीट होते हुए नजर आती थी, मतलब कहाँ से आती हुई नजर आती थी? फोकस पे। ठीक है ना, याद करिए, ये देखिए पैरेलल रेज आती थी, हाँ, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल रेज, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाती थी ऐसे, हाँ, डाइवर्जिंग नेचर का ये रेस को रिफ्लेक्ट करके ऐसा डाइवर्स मतलब ऐसा बाहर की तरफ मोड़ देता है। ठीक है ना, फिर अगर हम यहाँ पे अपनी आइज लगाएं और तो हमारा ब्रेन क्या सोचेगा कि ये रे कहाँ से आ रही है? मिरर के पीछे से, तो इसको बैक ट्रेस करेंगे ऐसे करके, ठीक। और यहाँ पे अगर हम अपनी आइज लगाएं तो इसको अगर हम बैक ट्रेस करेंगे, हमारा ब्रेन सोचेगा ये यहाँ से आ रही है, ये देखिए। तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ये मैंने सर क्यों बताया? ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी आप फोकल लेंथ निकालने जा रहे हो ना, ध्यान से चेक करो। फोकल लेंथ पोल से लेके फोकस तक की क्या होती है? डिस्टेंस होती है। ये देखिए ये एफ होता है, ठीक है ना। और अगर हम सोचें कि ये मिरर किसी स्फेयर में से कट किया गया था, किसी स्फेयर में से कट किया गया था, किसी स्फेयर का पार्ट था, तो जो भी स्फेयर रहा होगा उसका कुछ सेंटर रहा होगा, करेक्ट। तो उसका सेंटर मान लीजिए यहाँ कहीं, देखिए यहाँ कहीं उसका सेंटर रहा होगा, तो सेंटर से लेके एफ तक भी क्या होता है? एफ ही होता है। ठीक है, अब देखो सेंटर से लेके सरफेस तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये और भी बड़ा गोला होगा ऐसे, ठीक है ना। अब हमारे पास उतना बड़ा बोर्ड नहीं है, आप देखिए जरा, सेंटर से लेके यहाँ तक रेडियस, तो r इज इक्वल्स टू एफ प्लस एफ 2f, ये रिलेशन होता है। ठीक है ना, तो r इज इक्वल्स टू f प्लस एफ, यानी कि r इज इक्वल्स टू 2f। f क्या होता है? फोकल लेंथ, r क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से f आ जाएगा बहुत आराम से। चलिए f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? r/2, ठीक है ना, यहाँ 2 मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो r/2 हो गया, यानी कि r रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 32 है, अपॉन में 2 करेंगे, 2 1 जा, और ये 16 टाइम्स जाएगा, तो फोकल लेंथ आपका आ गया 16 सेंटीमीटर। लेकिन सवाल ये है मैंने डायग्राम क्यों बनाया? तो जवाब सुनिए बच्चों, जवाब ये है कि फोकल लेंथ आपको यहाँ पे पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव? तो जवाब है पॉजिटिव लेना है। कैसे लेना है सर पॉजिटिव? ध्यान से चेक करो, यहाँ कहीं पैरेलल रेज हम ऐसे लेके आ रहे थे, है ना, और ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सभी डिस्टेंस को हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से। तो बच्चों पोल से फोकस की तरफ आप जब गए तो ऐसे चले ना, लेफ्ट से राइट। ध्यान चेक करो, ये फोकस है आपका, जहाँ पे क्या हो रही है? डाइवर्जिंग रेज मीट होते हुए अपीयर हो रही है। ओके नाउ, तो पोल से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसी को फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक। अब आप ध्यान चेक करो, जब आप पोल से फोकस की तरफ चल रहे हो तो आप रे की डायरेक्शन में चल रहे हो कि रे के अपोजिट चल रहे हो? तो जवाब है रे की डायरेक्शन में चल रहे हो। रे कहां से कहां जा रही है? लेफ्ट से राइट। इंसिडेंट रे को देखा जाता है, रिफ्लेक्टिंग वाली को नहीं देखिए। इंसिडेंट रे जो आ रही है उसको देखो, इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट जा रही है, और आपको जब फोकल लेंथ मेजर करना था, आप भी तो पोल से कहां जा रहे हो? फोकस की तरफ, लेफ्ट से राइट। तो आप तो रे की डायरेक्शन में जा रहे हो, इसका मतलब फोकल लेंथ का साइन हमको कैसा लेना है? पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ का साइन कैसा लिया है हमने? पॉजिटिव, यानी कि 16 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव ही है, हाँ। और फोकल लेंथ अगर हमारी इस तरीके से आती, मान लो क्या कि जैसे कि आप ये देखिए जरा, ये देखिए ये कॉनकेव है आपका, याद है? तो यहाँ पे पैरेलल रेज जो आती थी वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन यहाँ पे कहीं मीट करती थी ऐसे करके, ठीक है ना।
तो यही पॉइंट आपका फोकस होता था, प्रिंसिपल फोकस। तो पोल से लेके, अब ध्यान से चेक करो, पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस आप कैसे मेजर करते थे? ऐसे चलते थे आप। रे कहां से कहां जा रही है इंसिडेंट वाली? लेफ्ट से राइट। आप कहां से कहां जा रहे हो? राइट से लेफ्ट। तो फिर फोकल लेंथ कैसा लेते थे? कॉनकेव में नेगेटिव लेते थे, पता है? ठीक है, सिंपल है ये। बहरहाल अब इसका कोई काम नहीं, तो समझाने के लिए बताया। तो एफ इज इक्वल्स टू व्हाट? 16 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव का। ओके, नोट कर लीजिए। Now students, question number 2. A concave mirror produces 3 times magnified enlarged real image of object placed at 10 centimeter in front of it. ठीक है ना? अब देखो बच्चों, उसने क्या बोला आपसे क्वेश्चन में? बोल रहा है कॉनकेव मिरर है कोई, ठीक है ना, और ये जो मिरर है वो प्रोड्यूस कर रहा है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। ठीक है, मतलब समझो, मतलब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको मैग्निफिकेशन गिवन है। क्या गिवन है आपको? मैग्निफिकेशन गिवन है। अब इसका मीनिंग बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते, तो मैं आपको बता दूं। देखिए, मैग्निफिकेशन का जो हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है मिरर्स के लिए, वो क्या पढ़ा हुआ है बताइए? HI/HO। HI का मतलब साइज ऑफ इमेज, HI का मतलब हाइट ऑफ इमेज बोल दो, या आप क्या बोल दो? साइज ऑफ व्हाट? साइज ऑफ इमेज, ठीक है ना। और HO का मतलब बताइए? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये जो इसने बोल दिया कि अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज, इसका मतलब ये बच्चों कि देखिए, जैसे ये मार्कर है, अब इसकी इमेज दे रहा है मिरर, कैसी दे रहा होगा? इसकी 3 टाइम्स। मतलब मार्कर तो इतना बड़ा है, लेकिन इसका 3 टाइम्स दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये मतलब है। तो यहाँ पे जरा ध्यान से चेक करिए, क्या आपको ये नहीं दिया हुआ है? ध्यान से चेक करिए कि साइज ऑफ द इमेज जो है, साइज ऑफ द इमेज HI इज इक्वल्स टू व्हाट? 3 टाइम्स साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। चेक कर लीजिए, यही इंफॉर्मेशन तो आपको गिवन है कि नहीं गिवन है बताइए? साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा था उसके 3 टाइम्स आपको क्या मिल रही है? इमेज। सही है। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ध्यान से चेक करिए। हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो कुछ भी इन्होंने दिया है कि भाई अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, यानी कि मैग्निफिकेशन m का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, m का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू HI/व्हाट? HO। को डाउट है? अब HO को इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो HI इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताइए? HI इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 3HO। को डाउट है बताइए? सिंपल है, ठीक है ना, सिंपल है। ओके, नाउ बहुत बढ़िया। अब देखिए, इन्होंने आपसे क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। मेरी बात सुनो बच्चों ध्यान से, इमेज कैसी बन रही है? रियल, यानी कि उसको स्क्रीन पे हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। जब इमेज बच्चों रियल बनती है, आपने क्लास में पढ़ा हुआ है, रियल के साथ कौन सा शब्द लगता है? याद करिए, रियल एंड इन्वर्टेड। याद है? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। और दूसरा याद करिए स्टूडेंट्स, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। और अगर वर्चुअल बनता, वर्चुअल बोलता, तो वर्चुअल के साथ कौन सा शब्द लगता? वर्चुअल एंड इरेक्ट, करेक्ट। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब समझो बच्चों कि मार्कर अगर ऐसा है तो आपको इसका इमेज ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा, इन्वर्टेड इमेज दिखाई पड़ेगा, 3 टाइम्स बड़ा और इन्वर्टेड इमेज दिखाई पड़ेगा। यानी कि पहले इसका नेब ऊपर था, अब कहाँ दिखाई पड़ेगा? नीचे। ये मतलब हो गया। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब क्या हो गया कि आप इमेज को स्क्रीन पे नहीं ले सकते। इरेक्ट का मतलब सीधा, मतलब जैसा मार्कर था वैसा ही दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो इसका इमेज भी ऐसा ही दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। चलो, बहरहाल अभी वर्चुअल इरेक्ट की बात करी नहीं जा रही, तो हमने भी नहीं किया। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, है ना। यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नहीं रखी है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को आप लोग किससे दिखाते हैं? U से दिखाते हैं, एंड U इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना। वो भी हम आपको डायग्राम बना के दिखा देंगे। U की वैल्यू हम लोग कैसे लेते हैं? हमेशा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पोल से मेजर करोगे। देखिए, ये देखिए, ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, ये देखिए, ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, ये देखिए, ये पोल है आपका, करेक्ट। और पोल से इन्होंने, एक बात तो मैं आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए पहले ध्यान से। देखिए, पता है बच्चों, ये बहुत ही जाना पहचाना केस है। ये कौन सा केस है? रियल और इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज कब देता था वो? याद करो, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते थे? हाँ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते थे, याद है। तो ध्यान से चेक करिए, ये फोकस है आपका, ठीक, और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक। और यहाँ पे देखिए, ये ऑब्जेक्ट ऐसा होता था, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट होता था AB, याद करिए, और इसकी इमेज कहाँ बनती थी? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आइए बना के दिखाते हैं। यहाँ से एक पैरेलल आएगी, कहाँ से पास करेगी? फोकस से। और दूसरी हम कहाँ पे लेके आएंगे? प्रिंसिपल ऑफ, सॉरी, पोल पे। दूसरी रे कहाँ आएगी? पोल पे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखिए रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है ना। ये देखिए, यहाँ पे इमेज बनी ये ऐसे। अब चेक करो, ये जो इमेज बनी A', B', ठीक है ना, ये कैसी बताइए? रियल एंड इन्वर्टेड है, और जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है उससे ये बड़ी है, 3 टाइम्स है। मतलब यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, वो मेजरमेंट लेके करेंगे तो हो जाएगा इजीली, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये वाला केस है ये, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो?
फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है ना। बुक खोल के देखिएगा आप, यही वाला केस है। तो हम आपको ये बताना चाहते थे कि ये देखिए पोल से लेके ये ऑब्जेक्ट जो रखा है u = -10 पे रखा हुआ है। ध्यान चेक करो, u = -10, -10 का क्या मतलब है, ये देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस तो 10 है, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ध्यान से चेक करो ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर फ्रॉम पोल, सभी डिस्टेंसेस को हम कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। तो ये देखो पोल से आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऐसे मेजर करोगे ना, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, राइट से लेफ्ट, लेकिन रे कहाँ से कहाँ आ रही, कौन सी रे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे चेक करिए, ये देखिए पॉइंट ए से निकल रही है ना इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट जा रही है, लेकिन आप तो पोल से कहाँ आ रहे हो, लेफ्ट में। पोल से आप कहाँ जा रहे हो, पोल के लेफ्ट में जा रहे हो, यानी कि रे के चलने की डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट आप चल रहे हो। रे जा रही है लेफ्ट से राइट, आप आ रहे हो राइट से लेफ्ट, तो आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव। बात समझ में कि नहीं। अब आप मुझे ये बताइए, इन्होंने देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ पे बनेगी ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो बच्चों इमेज कहाँ बनेगी, इमेज डिस्टेंस को आप वी से दिखाते हैं, तो वी की आपको वैल्यू बतानी है कि नहीं बतानी, बताइए, ठीक है। v की वैल्यू आपको बतानी है, लेकिन आप मुझे क्या बता सकते हैं इस केस को देख के कि v पॉजिटिव आना चाहिए कि नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे इमेज बनी है ना, ये देखो a' b', यहाँ पे इमेज बनी है, तो रे कहाँ से कहाँ जा रही है, लेफ्ट से राइट, एंड ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है ना, सभी डिस्टेंसेस को पोल से मेजर करते हैं। तो देखो पोल से आप ऐसे आओगे ना, तो रे कहाँ से कहाँ जा रही है, लेफ्ट से राइट, आप इमेज डिस्टेंस कहाँ से कहाँ ले रहे हो, राइट से लेफ्ट की तरफ। हाँ, पोल से लेके ये देखिए यहाँ तक की डिस्टेंस v हो जाएगी, ये इसी v को आपको निकालना है, ठीक है ना। तो आप कैसे निकालें v को, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला क्या, m मैग्निफिकेशन होता है HI/HO के इक्वल, और यही होता है मिरर में किसके, -V/U के इक्वल। कोई डाउट है बताइए, हाँ कोई डाउट है, सिंपल है ना। और कुछ तो नहीं पूछा बच्चों, तो बहुत ईजी है, कि मैं बोल सकता हूँ क्या, m = -V/U, ऐसा बोल सकता हूँ। अब मैग्निफिकेशन यहाँ पर जो भी दिया हुआ है हमको, ठीक है ना, मैग्निफिकेशन रख देते हैं, कितना दिया हुआ है मैग्निफिकेशन बताइए, 3 है ना, मैग्निफिकेशन कितना है बताइए, 3 = अब ध्यान दें, देखिए माइनस और v को आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है ना, u की वैल्यू हम साइन के साथ रखेंगे, साइन कितना है बताइए, -10, ठीक है ना, चेक करो u की वैल्यू हमने साइन के साथ रखनी है -10। अब ध्यान से चेक करो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और v कितना आ जाएगा, 30। तो सर माइनस में क्यों नहीं आ रहा है, एक गलती हो गई है इसलिए माइनस में आ रहा है बच्चों। एक बात बताइए, याद करिए क्या, जब आपको मैग्निफिकेशन पढ़ाया गया था बच्चों, तो मैग्निफिकेशन का साइन हम लोग कैसे डिसाइड करते थे, याद करिए। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, HI/HO। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। देखो बच्चों, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, ये डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों सर, ये प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर जितनी भी डिस्टेंस होती है इनको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो चेक करो, यही तो, सॉरी, ये देखो बच्चों, यही तो HO है, ये देखो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट यही तो है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमेशा जब भी आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं प्रिंसिपल एक्सेस के, तो एवब रखते हैं ऐसा, तो HO तो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब ये जो HI होता है, यानी कि साइज ऑफ द इमेज होता है, यही डिसाइड करता है कि मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। बात समझ में आई बच्चों। तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर मैग्निफिकेशन का साइन आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि HI आपका कैसा है, नेगेटिव है। चेक करो, इन्वर्टेड हो गई इमेज। हाँ, तो ये जो इमेज की साइज है, इसका साइन हमें, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सेस के कहाँ आ रहा है, बिलो, नीचे आ रहा है। ये देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सेस है, प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे नेगेटिव। तो HI का साइन कैसा होना चाहिए यहाँ पर, नेगेटिव। कोई डाउट है बताइए। तो यहाँ पर HI का साइन नेगेटिव आएगा। अब आप मैथ्स तो इतना पढ़ा है आपने, अगर ऊपर एक नेगेटिव नंबर हो, नीचे हमें एक पॉजिटिव नंबर हो, तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव। माइनस प्लस माइनस, यानी कि आंसर किस में आना चाहिए, माइनस में। यानी कि जो मैग्निफिकेशन आपने लिया है यहाँ, उसको आपको कितना रखना चाहिए, 3 नहीं रखना चाहिए। कितना रखना चाहिए, -3। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन की जगह हमने क्या रख दिया, -3 रख दिया। कोई डाउट है? इसको करने का एक और तरीका, वो भी हम आपको बताएंगे। तो इस तरीके से हमने इसको किया। ठीक, ओके। मान लीजिए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी होती, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब, वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब ऐसा सीधी खड़ी हुई। तो HI कहाँ होता, साइज ऑफ द इमेज कहाँ होता, प्रिंसिपल एक्सेस के एबव होता। तो हम HI का साइन कैसा लेते, पॉजिटिव। और पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या क्या आ जाता है, पॉजिटिव। तब हम मैग्निफिकेशन कैसा लेते, पॉजिटिव। ओके, ये सारी चीज़ें हमने क्लास में डिटेल में डिस्कस करी हुई। बहरहाल इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस से माइनस बच्चों हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ध्यान से चेक करिए, -3 × 10 = V। -3 × 10 बच्चों कितना होता है, -30। यानी कि V = कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। और हम बोलेंगे क्या, माइनस। देखो बच्चों, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, लेकिन व्हाट डज दिस माइनस शोज, ये माइनस क्या शो कर रहा है। तो जवाब है, ये माइनस शो कर रहा है कि जो हमारी इमेज बनेगी वो मिरर के फ्रंट में बनेगी, यानी कि रे के चलने की डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या, हेंस इमेज इज लोकेटेड, हेंस इमेज इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस
at a distance of 30 सेंटीमीटर in front of the mirror, in front of the mirror। बात समझ में आ गई कि नहीं? मिरर के फ्रंट में 30 सेंटीमीटर पे, ये देखिए, और माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि आप पोल से जब डिस्टेंस मेजर करोगे v की, तो ये डिस्टेंस ऐसे ही आ रही है और रे ऐसे जा रही है, ठीक, ओके। तो साइन कैसा आना चाहिए? नेगेटिव। ये तो उसका पहला तरीका था। क्या सेकंड मेथड भी है? यस सर, सेकंड मेथड भी है। कैसे? ध्यान से चेक करो। अभी आपने पढ़ा था m इज इक्वल टू क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन ओ माइनस वी अपॉन यू। तो क्या यहाँ से आप ये नहीं कह सकते हो एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू? ये भी तो बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करिए, ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू माइनस वी बाय यू, ओके। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, अभी एक रिलेशन हमने आपको निकाल के दिया था, एच आई की जगह आप क्या रख सकते हो, 3 टाइम्स एच ओ, क्योंकि मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स हो गया, तो साइज ऑफ द इमेज जो है वो क्या है, साइज ऑफ द इमेज है वो क्या, 3 टाइम्स एच ओ। लेकिन साइन कैसा रखोगे एच आई का? नेगेटिव। नहीं समझ में आई बात? हाँ, ये देखिए, साइज ऑफ द इमेज कैसा रखोगे आप? नेगेटिव। व्हाट डज नेगेटिव साइन शोज? नेगेटिव साइन शोज दैट द इमेज इज इन्वर्टेड। इमेज कैसी है? इन्वर्टेड है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सेस है, प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे। कोई डाउट है? एच ओ तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, तो नीचे एच ओ को आपको पॉजिटिव ही रखना है, इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू की वैल्यू कितनी रखोगे बताओ? -10। अब देखो ये एच ओ से एच ओ कैंसिल हो गया, फिर तो बात तो वही पड़ेगी ना, ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -30। कोई डाउट है? इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, कर लीजिए। पेज नंबर 176, क्वेश्चन नंबर 1, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वाई? अब सुनिए बच्चों, क्वेश्चन सुनिए। रे ऑफ लाइट है वो ट्रेवल कर रही है पहले एयर में, और कहाँ एंटर कर जाती है? वाटर में। ऑब्लिकली मतलब तिरछे, ऐसा सीधे सीधे नहीं, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन नहीं, कोई एंगल बना के। आइए मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ कुछ बातें लिख रखी, बहुत कुछ इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है, ठीक है। या तो आपने चैप्टर फॉलो किया होता, बहुत सारे बच्चे चैप्टर नहीं फॉलो करते हैं, तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। देखिए ये बच्चों इंटरफेस है। इंटरफेस किसका? एयर का और वाटर का। इंटरफेस क्या होता है सर? ये ऊपर एयर है, नीचे वाटर है, ठीक है, और एयर वाटर जहाँ पे मीट कर रहे होंगे उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे? इंटरफेस। भाई एक इमेजिनरी सरफेस सोचो ना, जो कि एयर को और वाटर को अलग कर रहा होगा, यही वाला तो सरफेस होगा ऐसा। तो यहाँ कहीं आपके पास एयर और यहाँ कहीं आपके पास वाटर, ठीक है ना। और लाइट रे ट्रेवल कर रही है किसमें? एयर में, यानी कि एयर से आ रही है और एंटर किसमें करेगी? वाटर में, और ऑब्लिकली एंटर करेगी। ऑब्लिकली मतलब बच्चों समझिए जरा, कोई एंगल बनाएगी, ये ऐसे देखिए, ये देखिए यहाँ पे ऐसा कोई एंगल बनाते हुए सरफेस के साथ, ये इसका मतलब तिरछा, ऐसा तिरछा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये तो। अब बच्चों देखिए ये इंसिडेंट रे, ठीक है ना, ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। हमने क्या पढ़ा है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे हम क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? सरफेस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, वही क्या होगा? नॉर्मल, ठीक है। तो ये जो इंटरफेस है, जो सरफेस है, इस पे हमने क्या किया? परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दिया, करेक्ट। ये ऐसा हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका, ठीक। अब दिमाग लगाइए बच्चों, अगर ये एयर ना होती, तो ये लाइट रे कहाँ चली जाती बताइए? सीधे चेक करिए। अगर ये एयर कह रहे हैं, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, अगर वाटर नहीं होता, ठीक है ना, तो ये एयर का, ये लाइट रे इंसिडेंट वाली, ये इंसिडेंट रे, आई आर का मतलब इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे ऐसा सीधे निकल जाती, क्योंकि ऊपर भी एयर होता और नीचे भी एयर होता, मीडियम चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ पे देखिए मीडियम चेंज हो रहा है, एयर से कहाँ जा रही? वाटर में। तो एक्चुअल में पहले आप ये सोचो कि अगर वाटर नहीं होता तो क्या होता, सोचो। अगर वाटर नहीं होता तो एयर होता, तो ये सीधी चली जाती है ऐसे स्ट्रेट। लेकिन जैसे ही क्या आ गया? वाटर। आपने पढ़ा हुआ है क्लास में, एयर से वाटर में जाती है तो कहाँ में बेंड कर जाती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये देखिए, ये अपने स्ट्रेट पाथ से, ये इसका सीधा पाथ है, ये अपने स्ट्रेट पाथ से, ये नॉर्मल है आपका एन डैश, ये वाली जो लाइन हमने ड्रॉ करी, ये एन डैश क्या है? नॉर्मल है, जो कि 90 डिग्री बना रहा है किसके साथ? सरफेस के साथ, ये पूरा 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। तो ये अपने स्ट्रेट पाथ से किधर मुड़ जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। एक होता है अवे द नॉर्मल, एक होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। अवे द नॉर्मल का मतलब क्या होता है? ये देखिए, ये अवे द नॉर्मल मतलब देखो, ये अपनी स्ट्रेट डायरेक्शन से, ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, ये होता है अवे द नॉर्मल। और टुवर्ड्स द नॉर्मल का मतलब ये अपने ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। तो होता क्या, जब एयर से वाटर में जाती है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे मुड़ जाती है, ये ऐसे बेंड हो जाएगी, ठीक है। और ये हमने रेफरेंस के लिए लिया हुआ था, इसका स्ट्रेट पाथ था, देखो अपने ओरिजिनल रास्ते से ये ऐसे मुड़ी, किधर मुड़ गई? नॉर्मल की तरफ। कोई डाउट है बताइए? अब ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब बातें हम लोग को पता है, लेकिन सवाल ये है कि ये टुवर्ड्स द
नॉर्मल क्यों बेंट हुई, यही तो क्वेश्चन उसने पूछा था कि अवे द नॉर्मल बेंट होगी या टुवर्ड द नॉर्मल बेंट होगी, एंड वाई, क्यों होगा ऐसा। तो बच्चों देखिए हम आपको बताते हैं, यहां पर एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसिटी। व्हाट डज इट कॉल्ड, ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी। ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, देखिए बच्चों आपके पास दो मीडियम है, एयर है और वाटर है, इसमें से कोई ऑप्टिकल डेंसर होगा और कोई ऑप्टिकली रेयरर होगा, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल डेंसर कौन होता है, जवाब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सुन लीजिए, ऑप्टिकली डेंसर कौन होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। ऑप्टिकली डेंसर कौन होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन सा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये क्या होता है, अभी आपको बता रहे हैं, परेशान ना हो, जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो ऑप्टिकली डेंसर कहलाएगा, और जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो ऑप्टिकली रेयरर कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सभी बच्चे अपनी कॉपी में सबसे पहले नोट लगाएंगे। हमने देखिए यहाँ पे नोट लगाया, अ सब्सटेंस और अ मटेरियल हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों ध्यान से चेक करिए, अ सब्सटेंस हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा वाला है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो आपको ये चीज डाइजेस्ट हो गई कि नहीं बताइए, जो मैंने भी बताया कि हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका होगा, जिस भी मटेरियल का हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको हम ऑप्टिकली डेंसर बोलेंगे, ठीक है। और जिस भी मटेरियल का या जिस भी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर होगा उसको हम ऑप्टिकली रेयर बोलेंगे, ठीक है ना। इतनी बात डाइजेस्ट हुई। अब ध्यान से समझिए बच्चों, देखिए यहाँ पर एयर का हमने आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, मटेरियल, ये मटेरियल है बच्चों, ठीक है, या सब्सटेंस आप बोल सकते हो, और ये क्या उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको आप ईटा से दिखाते हो, एन की तरह बनता है ये ईटा, एनसीईआरटी में देखिएगा, ठीक। तो ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना है 1.003 और वाटर का कितना दिया 1.33, ठीक है ना। ये हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, क्लास में लिखवाया भी है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, इन दोनों को देख के बताइए किसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, एयर का कि वाटर का। इतना नंबर तो पढ़ना आता होगा। 1.003 बच्चों छोटा होता है और 1.33 बड़ा होता है, यानी कि यहाँ पे बच्चों ध्यान से चेक करिए कि अगर मैं बोलूँ ईटा ऑफ वाटर यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ग्रेटर है किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर से। चेक कर लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ग्रेटर है किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर से। तो बताओ ऑप्टिकली डेंसर कौन, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, कौन बताओ, वाटर। तो वाटर क्या है, ऑप्टिकली डेंसर कहलाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पर, वाटर क्या हो गया बच्चों, ऑप्टिकली डेंसर। वाटर क्या हो गया, ऑप्टिकली डेंसर। एयर क्या हो गया बताइए, ऑप्टिकली रेयरर, ठीक है ना। और हमने क्लास में पढ़ा हुआ है क्या, जब भी लाइट रेज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से कहाँ जाती हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो जाती हैं, एंड वाइस वर्सा, इसी का उल्टा। मतलब जब वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से कहाँ जाती हैं, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में, तो वो अवे द नॉर्मल हो जाती हैं। आप बैक ट्रेस कर, आप इसके रिवर्सिबिलिटी रूल लगा के चेक भी कर सकते हो। मान लो कि वाटर से रे आ रही होती है, ये देखिए ये ऐसे अगर आ रही तो ऐसे जाती, तो इसका स्ट्रेट पाथ ये वाला होता, ठीक है ना। चेक करो, अगर यहाँ पे एयर ना होती वाटर होती तो ऐसे सीधे निकल जाती, लेकिन ये क्या हो गई, देखो नॉर्मल की तरफ से हट गई, ये ऐसे निकल जाएगी। कोई डाउट है बताइए, ठीक है ना। तो अवे द नॉर्मल हो जाती कब, जब ये डेंसर से कहाँ जाती है, रेयर में। अब रेयर से डेंसर में जा रही तो कहाँ हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अभी हमें कहाँ से ले जा रहा है वो, ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर में। तो हम यही वाला स्टडी करते हैं अभी, तो बहरहाल जो हम पढ़ रहे थे यहाँ पे ये ऐसा, ठीक है। अब इसका हमको रीजन बताना है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो वो हम आपको आइए बताते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है ना। ये हमें थोड़ा सा यहाँ से हटाना पड़ेगा, बहुत सारे बच्चों को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता, तो हम आपको बताते हैं, ध्यान से चेक करिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है ना। बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा ताकि इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिल जाए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों, तो याद करिए, जब ये आपका फर्स्ट मीडियम है और ये आपका सेकंड मीडियम है, याद है लाइट फर्स्ट मीडियम से जब कहाँ आती थी, सेकंड मीडियम में। अब वो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाए अवे द, वो अलग मैटर है, लेकिन जब लाइट फर्स्ट मीडियम से कहाँ आती है, सेकंड मीडियम में, तो फर्स्ट मीडियम में लाइट की कुछ ना कुछ स्पीड होगी जिसको हमने v1 से दिखाया, और सेकंड मीडियम में लाइट की कुछ ना कुछ स्पीड होगी जिसको हमने किससे दिखाया, v2 से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। हम क्या कहना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं लाइट कहाँ से आ रही है, 1 से,
मीडियम फर्स्ट से आ रही है और जा कहाँ रही, सेकंड में, तो मोड़ने का काम कौन करेगा, सेकंड वाला मीडियम। जो मोड़ता है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है। मोड़ने का मतलब बेंड करना, ठीक है ना। अब वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाए या अवे द नॉर्मल, वो तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1 होता था, ये क्या होता था, v1/v2, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। क्या होता था बताइए, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। सही है। ये तो हमने आपको बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो बच्चों समझिए, जब आपका फर्स्ट मीडियम जो है, ठीक है ना, देखिए हाँ वैक्यूम हो जाए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब आपका फर्स्ट मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम, अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट मीडियम कुछ भी हो सकता था, एयर है, वाटर है, ऊपर ग्लास है, नीचे वाटर है, वो अलग मैटर है, लेकिन अगर ये जो फर्स्ट मीडियम वो वैक्यूम हो जाए, वैक्यूम क्या होता है, जहाँ से सनलाइट आ रही है भाई, जहाँ कुछ नहीं होता उसको वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है ना। अगर लाइट आपकी कहाँ से आ रही है, वैक्यूम में, फर्स्ट मीडियम क्या बन जाए आपका, वैक्यूम, और सेकंड मीडियम कोई भी मीडियम हो, सेकंड मीडियम कोई भी मीडियम हो, एयर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, तो हम सेकंड मीडियम का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो उसको ओनली हम ईटा लिख दिया करते हैं। क्या लिख दिया करते हैं, ईटा। ये वेल नोन है कि लाइट कहाँ से आ रही है, वैक्यूम से, जा कहाँ रही है, सेकंड मीडियम में, सेकंड मीडियम कुछ भी हो सकता है, यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं, हम सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही हमने यहाँ लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ईटा। बताइए बच्चों, ऊपर हम किसकी स्पीड रखेंगे, लाइट की, कहाँ पे, वैक्यूम में। वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है, सी की वैल्यू क्या होती है बताइए, c इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। और नीचे हम स्पीड ऑफ लाइट रखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, लेट अस से v2। कोई डाउट है? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर अब जाके मिलेगा इतना कुछ पढ़ने के बाद। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बताइए, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम, ठीक है ना। वैक्यूम से आ रही है, सेकेंड मीडियम में जा रही है, वैक्यूम में स्पीड कितनी है लाइट की, 3, लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी, 3 × 10⁸, जिसको आप सी से दिखाते हो, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। और सेकेंड मीडियम में आपने किसको दिखाया इसका, v2 से। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मेरी बात ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। एक बात बताओ, इन दोनों में से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है बताइए, वाटर का ज़्यादा है। बच्चों मैथमेटिक्स पढ़ा है आपने, मैथमेटिक्स पढ़ा है, एक बात बताओ, आपको ज़्यादा आंसर कब मिलता है, ध्यान से चेक करिए, 8/2 हो जाए और कहीं पे 8/4 हो जाए, आपको ज़्यादा आंसर कब मिलेगा बताइए। हाँ, जब 8/2 हो रहा है, ध्यान से चेक करो, 8/2 का आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और 8/4 का आंसर क्या आ रहा है बताइए, 2 आ रहा है। बताओ ज़्यादा आंसर कब मिला, तो जवाब ये है सर, न्यूमरेटर तो सेम था, चेक करो यहाँ पे भी 8/2 में न्यूमरेटर क्या है, 8, डिनोमिनेटर क्या है 2, 8/4 में न्यूमरेटर क्या है 8, डिनोमिनेटर क्या है 4, तो न्यूमरेटर तो दोनों में क्या है, सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा ना उसका आंसर बड़ा आएगा। सुन लो, डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा उसका आंसर बड़ा आएगा, चेक कर लो, इसका डिनोमिनेटर छोटा था 2 था, जिसका आंसर बड़ा आया, चेक कर लो, डिवाइड लगाने के बाद 4 आया। इसका डिनोमिनेटर कैसा है, बड़ा है, तो आंसर कैसा आ गया इसका, छोटा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पे देखिए, यहां हमने लिया वैक्यूम, बहुत ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, और यहां पे भी हमने लिया वैक्यूम, ठीक है, ये केस 1 केस 2 वैक्यूम, और यहां पे हमने ले लिया एयर, ले लीजिए, और वैक्यूम के बाद यहां हमने क्या ले लिया, वाटर, करेक्ट। अब देखिए, ये वैक्यूम से लाइट रे आई और कहां गई, एयर में, करेक्ट। तो यहां पर आप क्या निकालोगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालोगे, एयर का। कैसे निकालोगे बताओ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, फर्स्ट मीडियम में स्पीड डिवाइडेड बाय सेकंड मीडियम में स्पीड, ठीक है ना। और यहां पे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे किसका, वाटर का। कैसे निकालोगे बताओ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये वैक्यूम से आई और वाटर में चली गई, ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। कोई डाउट है? अब मुझे ये बताइए बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना आ रहा था बताइए, 1.33, और एयर का कितना आ रहा था बताइए, 1.003। बच्चों एक बात बताओ, दोनों के न्यूमरेटर तो सेम है, चेक करो, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, किसका आंसर बड़ा आ रहा है, यहाँ पे आंसर बड़ा आ रहा है 1.33, तो किसका डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, जवाब है ये वाला जो पोर्शन, इसमें डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, इसमें डिनोमिनेटर, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर लेस होती है किससे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से। कोई डाउट है बताइए? तो यहां से आपको कंक्लूजन जो निकला है मैं यहां लिख दे रहा हूं कि जो VW होगा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर लेस होगी किससे,
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से। ये कंक्लूजन निकल गया कि नहीं निकल गया बताइए। हाँ, अब यहाँ पे आ जाओ जरा। पता है आपको लाइट क्यों बेंड होती है? लाइट इसीलिए बेंड होती है बिकॉज डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है? डिफरेंट होती है। डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है? डिफरेंट होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब आप चेक कर लो, एयर में स्पीड कैसी है लाइट की? ज़्यादा है। और वाटर में कैसी है? स्पीड कम है। ठीक है ना? तो जब ज़्यादा स्पीड वाले मीडियम से कहाँ जाएगी? कम स्पीड वाले मीडियम में तो बेंड हो जाएगी। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अभी मैं आंसर भी आपको बता दूंगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं बच्चों, जो ठेला गाड़ी नहीं होती है, ठेला गाड़ी आपने देखी है, हमने क्लास में बताया हुआ है, ठीक है ना? ये जो ऐसा ठेला गाड़ी होती है, देखते हो जिसमें घास वास काट के ले जाते हैं, आते हैं कॉलोनी में, देखा होगा आपने, उसको हाथ से चलाता है ऐसे मैनुअली। ध्यान से सुनिए, जब तक तो वो रोड पे चलती है, पक्की वाली रोड जो होती है आपकी, तब तक तो इधर वाले जो इसके व्हील्स हैं और इधर वाले दोनों की स्पीड क्या होती है? सेम होती है। अब वो चला जा रहा है घास काटते हुए ऐसे। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, जैसे ही कच्ची रोड आती है, मान लो राइट हैंड साइड में कच्ची रोड, मिट्टी आ गई और गलती से इसका ये वाला जो पहिया है आगे वाला, राइट हैंड साइड वाला पहिया, ये गलती से मिट्टी में उतर गया। ये वाला कहाँ है? रोड पे है अभी भी। ये वाला कहाँ है? मिट्टी में। बताओ व्हील की स्पीड ज़्यादा कहाँ होगी? इतना तो एक्सपीरियंस होगा आपको, ज़्यादा कहाँ होगी? रोड पे। तो रोड वाला तो तेज चल रहा है और हाँ, ये वाला धीरे हो जाता है, तो क्या आ गया? ऑब्जेक्ट एक ही है, स्पीड में क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। जैसे डिफरेंस आता है ये भाग जाती है मिट्टी की तरफ, याद रखिएगा, आप चेक कर लीजिएगा, मिट्टी की तरफ भाग जाती है, बेंड हो गई, ऐसे मुड़ जाती है। यानी कि जब भी स्पीड में डिफरेंस आ गया तो बेंड हो गई। इस तरीके से आप एहसास कर सकते हैं। चेक करो, लाइट आ रही थी, यहाँ पे लाइट की स्पीड एयर में कैसी है? ज़्यादा। यहाँ पर कैसी है? कम। जैसे ही डिफरेंस आया बेंड हो जाएगी, अपने रास्ते से भटक जाएगी। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग ये बोलते हैं क्या, कि जब लाइट कहाँ से कहाँ जाती है? ऑप्टिकली रेयरर से ऑप्टिकली डेंसर में। ऑप्टिकली रेयरर कौन? जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसमें स्पीड क्या होती है? ज़्यादा। जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसमें लाइट की स्पीड क्या होती है? कम होती है। ठीक है ना? इस तरीके से लाइट की स्पीड में डिफरेंस आ जाता है। और हमने नियम बना दिए हैं, वो हमने प्रैक्टिकल देख के लैब में नियम बना दिए। क्या नियम बना दिए? कि जब ऑप्टिकली रेयरर से ऑप्टिकली डेंसर की तरफ जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, एंड वाइस वर्सा, इसी का उल्टा। मतलब ऑप्टिकल डेंसर से जब कहाँ जाएगी? ऑप्टिकली रेयरर में, तो अवे द नॉर्मल हो जाएगी। कोई डाउट है बताइए? समझ गए ना क्यों मुड़ती है लाइट? तो इतनी पूरी इसके पीछे कहानी थी। वाई का रीजन यहीं से मिलेगा। अब आइए बताते हैं आपको लिखना क्या है। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम लोग ये लिखेंगे, द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब एयर से कहाँ जाएगी? जब वाटर में, तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अब इसका रीजन हम लोग बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए रीजन किया हुआ है हमने, व्हेन अ लाइट ऑफ रे ट्रेवल्स फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इट गेट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। इतनी बात भी हमें पता है। अब आगे क्या लिखेंगे? आगे हम लिखेंगे रीजन। क्या? सिंस द वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर। बच्चों चेक कर लीजिए, वाटर क्या है? ऑप्टिकली डेंसर है रादर देन व्हाट? रादर देन एयर। ये ऑप्टिकली डेंसर है। क्यों डेंसर है ऑप्टिकली? वो हमने आपको बता दिया रीजन। व्हाई? बिकॉज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ये भी आपको पता चल गई। अब आपको ब्रैकेट में बच्चों एक रीजन लिखना है। क्या? ड्यू टू विच, ध्यान से चेक करिएगा, वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर जब हमने बोल दिया, वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर जब हमने बोल दिया ना कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है, इसका मतलब वाटर में स्पीड कैसी है? कम है। यही बात तो लिखी ब्रैकेट में। ड्यू टू विच द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज ऑन एंटरिंग वाटर। इस कारण से जब वाटर में लाइट जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हमने ब्रैकेट में बस ऐसे ही बता दिया था। अब आप ये ब्रैकेट के बाहर वाला पढ़िए। सिंस द वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू द वाटर विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। कोई डाउट है बताइए? यहां पर आपको एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द का यूज करना है कि वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर। ये अगर आपने नहीं लिखा बच्चों तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। और दूसरी बात क्या लिखनी है कि वाटर अगर ऑप्टिकली डेंसर है तो लाइट जैसे ही वाटर में एंटर करती है, लाइट की स्पीड क्या हो जाती है? डिक्रीज कर जाती है, जो कि हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। चेक कर लीजिए, ड्यू टू विद द स्पीड ऑफ द लाइट डिक्रीजेज ऑन एंटरिंग वाटर। कोई डाउट है बताइए? हाँ, यानी कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आती है और उसकी स्पीड अगर डिक्रीज हो गई तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है। और अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, जैसे कि वाटर से अगर वो एयर में जाए, और अगर उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाए तो वो अवे द नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल है, बट इतना ध्यान नहीं रखते हैं हम लोग। सिर्फ ये ध्यान रखते हैं ऑप्टिकली रेयरर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। 2 देखिए, लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास। ठीक है बच्चों, कहाँ से कहाँ जा रही है लाइट? एयर से कहाँ जा रही है? ग्लास में जा रही है। चलिए डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिए बच्चों, एयर से कहाँ जा रही है? ग्लास में जा रही है लाइट। करेक्ट। अब होता क्या है? हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.50। सुन लीजिए बच्चों बहुत ध्यान से,
कह रहा अ लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास। देखिए बच्चों, इतना सबको पता है ऑप्टिकली रेयरर कौन है? एयर। एयर क्या है? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। और ग्लास कैसा है बताइए? ऑप्टिकली डेंसर है। करेक्ट। ये आप अपनी टेबल से देख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.003, और जो ग्लास का होता है वो तो आपको दिया ही हुआ है 1.50। फिर भी हमने जो क्लास में आपको पढ़ाया है वहाँ से अगर हम देखें तो ग्लास, क्राउन ग्लास, बेंजीन, हाँ लगभग 1.5 होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए, अब आप देख रहे हो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है बताइए? ग्लास का, है ना। तो ये ग्लास क्या ऑप्टिकली डेंसर है और ये एयर क्या ऑप्टिकली रेयरर है, ठीक है ना। कुछ हम आपको बताना चाहते हैं, उसके लिए हम ये डायग्राम बनवा रहे हैं, बाकी कोई खास बात नहीं। ध्यान से चेक करो बच्चों, हमने पढ़ा हुआ है क्या, जब कोई ऑब्लिकली में यानी कि तिरछी ऐसी रे कोई आएगी तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। ऑप्टिकली रेयरर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ये हो गया आपका नॉर्मल, ठीक है। जाना कैसे चाहिए था इसको? स्ट्रेट, लेकिन ये टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड हो गई। ये देखिए अपने ओरिजिनल पाथ से ये नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो गई, तो इसको हम हटा देते हैं इसके ओरिजिनल पाथ को। ये देखिए कुछ ऐसी स्थिति होगी। अब मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, मोड़ा किसने मोड़ा बताइए? एयर ने इसको मोड़ा, मोड़ा मतलब बेंड। किसने? एक बच्चे ने पूछा मोड़ा का मतलब क्या होता है? बेंड कर दिया। किसने बेंड किया बताइए? एयर ने किया कि ग्लास ने किया बेंड? तो जवाब है ग्लास ने इसको बेंड किया। एयर से कहाँ जा रही है? ग्लास में। तो किसने बेंड किया? ग्लास ने। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये किसका दिया हुआ है? ग्लास का दिया हुआ है। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है? ये ग्लास का दिया हुआ है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है ना। तो यही चीज़ है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.50, यानी कि बच्चों ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया हुआ है? ग्लास का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बताइए? 1.50। ओके। कह रहा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास। अब सुन लीजिए बच्चों बात मेरी, बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, आपको पता है क्या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर किसके इक्वल होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों। देखिए वैक्यूम जो होता है, वैक्यूम मतलब जहाँ से सनलाइट आ रही है, वैक्यूम में कुछ नहीं होता है, मतलब कोई गैस के पार्टिकल्स नहीं होते हैं, कोई गैस के मॉलिक्यूल, वहाँ कुछ नहीं होता है। वैक्यूम मीन्स नथिंग, कुछ नहीं है, वहाँ कोई मटेरियल नहीं है। लेकिन एयर में तो होता है, गैसेस होती हैं। तो वैसे तो एयर को वैक्यूम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लास 10th, सुन लीजिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्लास 10th, अभी क्लास 10th में हम ये मान के चलेंगे क्या कि एयर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, या फिर हम ज़्यादा अच्छा नहीं बोल पा रहे हैं यहाँ पे, हमको ये बोलना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, वही स्पीड ऑफ लाइट कहाँ होती है? एयर में। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल्स टू, ये क्लास में भी हमने आपको बताया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करिए, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको कितना गिवन है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो वैक्यूम में कौन सी स्पीड से चलती है लाइट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो एयर में भी कितनी स्पीड से चलेगी? इतनी स्पीड से। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हम कितनी लेंगे बताइए बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर पढ़ेंगे। इसका क्या मतलब होता है कि लाइट आ कहाँ से रही है? एयर में। जा कहाँ रही है? ग्लास में। इसलिए मोड़ेगा कौन? ग्लास। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ग्लास का। तभी तो हमने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। यानी कि एयर के रिस्पेक्ट में का क्या मतलब है? का ये मतलब है कि आ कहाँ से रही है? एयर से। जा कहाँ रही है? ग्लास में। मोड़ेगा कौन? ग्लास। इसलिए हमने क्या लिखा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब तो बच्चों हम लोग ने क्लास में पढ़ा हुआ है क्या कि जो मोड़ता है मीडियम, उसका अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होता है? ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? फर्स्ट मीडियम इज गिवन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। माना कि फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? v1, और सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? v2 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल्स टू व्हाट? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। यही चीज होती है, यही चीज यहाँ पे आप कर दीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन बाय व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो स्पीड ऑफ VA, VA का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन
एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। कोई डाउट है बताइए? वी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, वी का मतलब स्पीड होता है, ठीक है। चलो अब तो बहुत ईजी हो गया, और मैंने अभी आपको बता दिया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 × 10⁸। वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 10⁸, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना गिवन है, 1.50 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपको कितना गिवन है, 3 × 10⁸ क्या मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और वी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। कोई डाउट है बच्चों? अब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ही पूछा था इन्होंने, पढ़िए जरा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, यानी कि वी पूछा हुआ है। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, तो इसको सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। वी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1.50। कोई डाउट है बताइए बच्चों? सिंपल है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से चेक करिए। ये मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से आप पॉइंट हटा दीजिए। जब आप पॉइंट हटाओगे तो 1.50 था, कितने जीरो बढ़ जाएंगे ऊपर, 200 हो जाएगा ऊपर, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं। ये हो गया 3 × 10⁸ अपॉन में कितना हो गया 150, यहाँ से पॉइंट हट गया ना, तो 150 और ऊपर कितना आ गया 100 आ गया, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से चेक करिए। देखिए ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। और 3 × 10 कर दीजिए भाई, 3 × 10⁸ × 10, ये सब मल्टीप्लाई है, तो 3 × 10 मैंने पहले कर दिया। नहीं करना है तो आप ऐसे देख लो, 3 × 1 = 3 और 3 × 5 क्या होता है बताइए, 15 और 5 × 1 = 5 और 5 × 2 क्या होता है, 10 होता है। अब बताइए बच्चों ऊपर क्या बचा, 2 और ये 1, 2 × 1 2 × 10⁸, तो कितना हो गया 2 × 10⁸ अपॉन में क्या बच गया 1, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल आंसर हम लोग देंगे क्या कि द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है बताइए? अगर आप थोड़ा सा फील कर पा रहे हो तो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको क्लास में बताया था जो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर होता है, जो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर जाती है। चेक कर लीजिए, एयर में कितनी थी स्पीड, 3 × 10⁸, और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन है, ग्लास, उसमें स्पीड देखिए डिक्रीज कर गई। वहाँ 3 था, 10⁸ के आगे 3 था, वो बड़ा था, और ये देखिए छोटा है, हो गया। यही तो पढ़ाया था आपको, ठीक है ना। इसलिए लाइट कहाँ मुड़ जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि स्पीड में डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे स्पीड क्या है ज़्यादा, यहाँ पे स्पीड क्या है कम है, ठीक है ना। तो स्पीड में डिफरेंस आएगा तो लाइट बेंड हो जाती है। ठीक उसी तरीके से एक जो घास काटने वाली ऐसे ठेला गाड़ी होती है बच्चों, ठेले वाली गाड़ी आपने देखा होगा अपनी कॉलोनी में घास वास काटने आते हैं, तो इस गाड़ी को ऐसा रोड पे आप ले जाइए, हाँ दौड़ाते हुए ऐसा रोड पे ले जाइए, और गलती से इस गाड़ी का ये आगे 2 पहिए हैं और पीछे भी 2 हैं इसके पहिए, तो आगे वाले दोनों व्हील्स को देखो, ये वाला रोड पे चल रहा है और ये वाला गलती से कच्ची मिट्टी पे उतर गया, तो ये गाड़ी इधर मुड़ जाएगी ऐसे कच्ची मिट्टी की तरफ पूरी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाला व्हील तेज चलता रहता है और ये वाला धीरे। ठीक इसी तरीके से लाइट के साथ होता है। चेक करो, जब तक वो कहाँ थी, एयर में, उसकी स्पीड कैसी थी बताओ, ज़्यादा थी। जैसे ही वो मीडियम चेंज हुआ, इसकी स्पीड कैसी हो गई, कम हो गई, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी उसकी, बेंड हो जाएगी वो, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है। क्लास में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया, क्लास फॉलो करिए, ओके। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको ये टेबल एक दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक में, कौन से पेज में दिया हुआ बेटा, बताना है 175। हाँ, तो सभी बच्चे ये वाला पेज नंबर अपनी बुक में ओपन करें, पेज नंबर 175। यहाँ मटेरियल्स दिए हुए हैं जैसे कि एयर, आइस, कार्बन डाइसल्फाइड, कनाडा बाल्सम, रॉक, ये सब मटेरियल के नाम है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, उसका ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे सभी बच्चे पहले अपनी कॉपी में नोट लगाएं इस सॉल्यूशन में कि ऑप्टिकली डेंसिटी और या ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी डायरेक्टली किससे रिलेटेड होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम से, ठीक है ना। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उसका ऑप्टिकल डेंसिटी उतना ज़्यादा होगा। मीडियम विच हैज़ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव या फिर आप बोल सकते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। मीडियम विच हैज़ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल हैव हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड वाइस वर्सा, मतलब जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये टेबल बच्चों आपको दी हुई है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है। अब इन्होंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है बताइए, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल द मीडियम हैविंग द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा है। ऑल्सो द मीडियम विद द लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, कौन से मीडियम की लोएस्ट यानी कि सबसे कम ऑप्टिकल डेंसिटी है। तो चेक कर लो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, चेक करो इस टेबल में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, डायमंड का 2.42, तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी सबसे ज्यादा होगी, चेक करिए, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी होगी बताइए, डायमंड की, सही है। और उसके बाद लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी बताइए,
एयर की। क्यों? क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है 1.003। ये तो हो गया इसका आंसर खत्म। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। क्या दिया है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका क्या मतलब होता है? जब लाइट कहां से आती है? वैक्यूम से। जब लाइट कहां से आती है? वैक्यूम से, और किसी मीडियम में एंटर करती है, ठीक है ना, तब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला गया है। तो एक बार वैक्यूम से आई और कहां पे एंटर करी? डायमंड में, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। कितना आया चेक करिए? 2.42। और जब एक बार लाइट कहां से आई? वैक्यूम से। जब भी वैक्यूम से आके किसी मटेरियल मीडियम में जाएगी लाइट, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे हम वो उसको क्या कहेंगे? उसको क्या बोलेंगे हम? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे कहाँ गई बताइए? एयर में चली गई। वैक्यूम से, वैक्यूम मतलब जहाँ पे कुछ नहीं है, स्पेस जहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है ना। वैक्यूम से कहाँ चली गई? एयर में। तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का दिया हुआ है कितना आपकी क्वेश्चन में? देखिए आपके टेबल 1.0003। कोई डाउट है? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता था याद करिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। याद है आपको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद, देखिए मान लीजिए यहाँ पर देखिए कोई फर्स्ट मीडियम है और यहाँ पे कोई सेकंड मीडियम है। स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम v1 है, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम कितनी है? v2 है। यानी कि फर्स्ट मीडियम में लाइट v1 स्पीड से चल रही है और सेकंड मीडियम में लाइट v2 स्पीड से चल रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? फर्स्ट मीडियम। ऐसे लिखते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज गिवन बाय व्हाट? लाइट जहाँ से आ रही है वहाँ पे स्पीड और जहाँ को जा रही है वहाँ लाइट की स्पीड को आप डिवाइड लगा दीजिए v1/v2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1 इज गिवन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। यही चीज़ है। अब ध्यान से यहाँ पे चेक करो बच्चों, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड निकाला आपने तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸। तो 3 × 10⁸ और डिवाइडेड बाय व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, जिसको हमने VD से लिख दिया। यहाँ पे देखिए जरा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ अपॉन में क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अब बताइए ध्यान से चेक करो, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा आ रहा है? डायमंड का। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा आ रहा होगा ना, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कैसी होगी? कम होगी, ठीक है ना। क्यों बच्चों? देखिए जैसे दो नंबर है, 8/4 है और 8/2 है। आंसर किसका ज़्यादा आएगा? 8/4 2 हो जाएगा, 8/2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक। इनमें से किसका आंसर ज़्यादा आया? इसका, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है। तो चेक करो ध्यान से रहा, और न्यूमरेटर दोनों के सेम थे, न्यूमरेटर दोनों के सेम थे। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर कितना है? 3 × 10⁸। यहाँ पे भी न्यूमरेटर कितना है? 3 × 10⁸। दोनों के न्यूमरेटर कैसे हैं? सेम है। तो किसका आंसर बड़ा आएगा? जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। किसका आंसर बड़ा आ रहा था? टेबल में देखो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है? 2.42, डायमंड का ज़्यादा है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ये देखिए कितना आ रहा है? 2.42 आ रहा है ना। तो और यहाँ पर कितना आ रहा है? इसको सॉल्व करके, अब यहाँ जगह नहीं है, कितना आ रहा है? 1.003 आ रहा है। तो सोचो दोनों के न्यूमरेटर कैसे हैं? सेम है। किसका आंसर बड़ा आ रहा है? डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा आ रहा है, यानी कि इसका डिनोमिनेटर क्या होगा? छोटा होगा। तो VD यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज लेस देन व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये भी क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपको ये कंक्लूजन निकला क्या, कि इस टेबल में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम होगी। बात समझ आ गई कि नहीं? और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें, चेक करो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, क्योंकि ये आंसर कम आ रहा है, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर कैसा होगा? बड़ा होगा, ठीक। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। कोई डाउट है? ये कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट भी आपको मीडियम में पूछी जाती है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा क्या, कि जो स्पीड ऑफ लाइट ऑफ द मीडियम होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम के। बात समझ आ गई कि नहीं? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आप समझ लीजिए क्या, कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा बताइए? कम होगा, वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? ज़्यादा, एंड वाइस वर्सा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। इस चीज़ को भी ध्यान से आप देख लीजिए। तो बताइए किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा है? और हाँ आप ये भी बोल सकते हो कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ऑप्टिकल डेंसिटी। यही चीज़ है, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ऐसे आप सोच सकते हो, ठीक है। तो जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी वहाँ स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम देखने को मिलेगी। जहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी सबसे ज़्यादा थी? डायमंड की। तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज लेस देन, मतलब सबसे स्लोएस्ट चलेगी किसमें? डायमंड में। और सबसे फास्ट चलेगी लाइट किसमें? एयर में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके पहले के क्वेश्चंस देखें तो क्या मैं कहना चाहता हूँ ये पूरा क्लियर हो गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।